नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स, AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, साहित्यिक हिंदी, प्रश्न पत्र, आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यावहारिक हिंदी, कहानी छावनी में बेघर। इस कहानी की लेखिका है अल्पना मिश्र। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आज हम इस कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले कहानीकार अल्पना मिश्र जी का परिचय इस प्रकार है। अल्पना मिश्र जी का जन्म 18 मई 1969 को हुआ था। वह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। MA हिंदी तथा PhD इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से की है। फिलहाल अल्पना मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। साथ ही वह कहानियाँ तथा उपन्यास का लेखन कार्य करती है। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। अनियारे तलछट में चमका, यह उपन्यास इन्होंने लिखा है। तथा कहानियां इनकी है भीतर का वक्त, छावनी से बेघर, कब्र भी कैद और जंजीरें भी, स्याही में सुरखाव के पंख, अल्पना मिश्र की चुनी हुई कहानियां। इन्होंने कुछ कहानियां संपादित की हुई है या संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कहानियां रिश्तों की, सहोदर, सम्मान, शैलेश मटियानी स्मृति कथा सम्मान, परिवेश सम्मान, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता शक्ति सम्मान, प्रेमचंद कथा सम्मान, वनमाली कथा सम्मान आदियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा लिखित कहानी छावनी में बेघर हम देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत। छावनी में बेघर, अल्पना मिश्र, भाग 1 इस प्रकार। बाहर जो हो रहा होता है वह मानो नींद में हो रहा होता है। जो नींद में हो रहा होता है वह बाहर गुम गया सा लगता है। उस गुम गए को तलाशती रहती मैं यहाँ वहाँ खटर पटर करती रहती हूँ। यानी कि घर के काम में अपने को उलझाए रखती हूँ। घर के काम देह को उलझा लेते हैं, मन को नहीं उलझा पाते। मन जाने कैसा कैसा होता रहता है। कपड़े धूप में डालने को सोच रही हूँ। अलमारी खोलती हूँ कि पहले उन्हीं के कपड़े दिखते हैं। उनके सूट, पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, पुराने नेम टेप, कुछ स्टार्स, टंगी हुई बेरे, सब में से कुछ उनका सा महक उठा है। मैं वही रुक गई हूँ। जाने के पहले जो इतना हलचल किए हुए थे सो अब अचानक इतना खाली हो गया है। जैसे जीवन में कुछ बड़ा जरूरी निकाल लिया गया हो। नहीं, मैं रुकती नहीं हूँ। मुझे घर के काम निपटाने हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। उनके आने के पहले ये काम कर लूँ तो अच्छा। आज धूप भी अच्छी है। बादल और धूप के मामले में इस शहर का कोई भरोसा नहीं। मैं कपड़े उठाए घर के पीछे आ गई हूँ। यहाँ कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई है। कुर्सियों पर कुछ मोटे कपड़े और हल्के कपड़े तार पर डाल रही हूँ। मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अतीत से निकलकर एक लाल रंग की मारुति कार मेरे घर की ही तरफ आ रही है। गाड़ी नहीं है। मैं भागकर खिड़की पर आ गई हूँ। गाड़ी घर के आगे रुक गई है और ये देखिए दरवाजा खुला। उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरा है।
लंबा सलोना, फपती हुई मूछे, उसने सिर पर टोपी पहन रखी है। अमूमन ऐसी टोपी वह कभी नहीं पहनता। कोई टोक सकता है उसे। उसका सिर गंजा है, वो टोपी नहीं उतार रहा। टोपी जैसे उसका शिरस्त्राण है। दूसरी तरफ का भी दरवाजा खुला। उधर से एक छरहरी लड़की उतरी है। पीछे के दरवाजे झपाट से खुले हैं। उनमें से उछलते हुए दो बच्चे उतरे हैं, ऐसे जैसे दो फूल गेंद बन गए हैं। उनमें हवा भर दी गई है। अब वे बिना टप्पा खाए नहीं चल सकते। छरहरी लड़की ने दौड़कर टप्पा खाती दोनों गेंदों को एक दूसरे से टकरा जाने से बचाया है। छरहरी लड़की मिसेज कुमार है। कुछ पहले तक उन्हें लोग मीनू कह लेते थे, लेकिन अब यहाँ उनके पति जिस पद पर आए हैं वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिसेज कुमार कहा जा सकता है। बल्कि अब तो कोई साथ वाला मिले और मीनू कह दे तो वे सकुचा जाती है, जैसे किसी भूले की याद दिला दी गई हो, जैसे गड्ढे से खोदकर किसी को जिंदा किया जा रहा हो। मिसेस कुमार के हाथ में पानी की दो बोतल है। दो इसलिए कि दोनों गेंद रूपी बच्चों को अलग अलग एक ही समय पर दिया जा सके और वे पानी के लिए किए जाने वाले युद्ध में हताहत न हो। वह दरवाजे तक आकर रुक गई है। दरवाजे पर ताला है। उन्हें नहीं पता कि इस दरवाजे के भीतर के कमरे में एक खिड़की है जिसमें से मैं उन्हें देख रही हूँ। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके इस दृश्य से खिसक जाने के बाद भी मैं जब चाहूँ यह पूरा दृश्य देख लूंगी, देखती रहूंगी, रिवाइंडर कर ले। ये मेरे मन की आंखें हैं जिसमें यह दृश्य चलता रहता है। चाबी उस सजीले नौजवान के मिसेस कुमार की तरह उछाल कर फेंकी है। और ये देखिए, मिसेस कुमार ने उसे लोक लिया है। वे थोड़ा सा मुस्कुराई है। नौजवान मन में मुस्कुराया है। मिसेज कुमार को मुस्कुराते देखकर बाहर से वह दुखी दिख रही है। उसने बच्चों से कहा है, पहले अंदर चलो। अब वे कमरे में दाखिल हो गए हैं। मैं तुम्हें देख पा रही हूँ मिसेज कुमार। तुम्हें यानी अपने आप को, तुम्हारे यानी अपने ही उतरे चेहरे को देख पा रही हूँ। तुम चाहे लाख मुस्कुराकर मेजर कुमार की तरफ देखो, पहले जैसी शरारत इन आंखों में अब नहीं आने वाली। तुम मान क्यों नहीं लेती कि उदास हो तुम, जैसे कि मेजर कुमार फौज में गंजे नहीं हो सकते कोई कहता है, पर हमारे कुछ रिचुअल्स भी है। नौजवान धीरे से कहता है। कौन? कोई बिना पूछे पूछता है। पिताजी। वो बिना कहे कहता है। टोपी लगाए रखना, ऑफिस में बैरे या कैप, दिन निकल जाए किसी को पता नहीं चलेगा। वह दुखी हो गया है। क्या उसके पिताजी का जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए? छुट्टी की दरखास्त में तो वह लिख कर ही गया था, सबको पता तो है, पर सबसे छिपाना है, अपने को भी, अपने घर को भी। फौज में घर मतलब बीवी बच्चे। पिताजी बीवी बच्चों में शामिल नहीं है, वे गांव में शामिल है। गांव घर से अलग होता है। वे चाहे जिस शहर में रहे वह गांव होगा। सबके माता पिता दूर है, माने गांव में है। हम गांव जा सकते हैं, गांव को ला नहीं सकते। ला भी दे तो कुछ गिनती के दिनों के लिए, और अगर यही रखने की जिद करे तो गांव बोर होने लगेगा, वापस जाने की जिद करने लगेगा। लोग जानेंगे तो कहेंगे उनके घर गेस्ट आए हैं या उनके घर से गेस्ट चले गए। उसने कभी सुना भी नहीं कि यहाँ इस छावनी के भीतर रहते हुए किसी घर में उनके साथ रह रहे माता पिता में से कोई चल बसा हो। उनके लिए कफन, बांस वगैरह का इंतजाम किया जा रहा हो। कंधा देने के लिए तमाम लोग इंतजार में खड़े हो। पंडित वंडित बुलाने की माथा पच्ची हो।
वह कहता है। घर पर बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई है, यह वह नहीं कहता। किसी का जाना बहुत कुछ को हिला देता है, जैसे हिला हुआ पानी, जैसे सम पर आने में कुछ वक्त लगता है, यह भी वह नहीं कहता। कहता है, जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। देखते हैं जैसा भी। पहले अंदर चलो, मेजर कुमार ने बच्चों से कहा है। वह लड़की मीनू फुर्ती से घर को कुछ ठीक कर लेने में जुट गई है। उसे भैया फौजी सिपाही की कमी खल रही है। होता तो पैकिंग के काम में मदद कर देता, पर वह पहले ही चला गया है। क्या पता था कि सब ऐसे इतने अकस्मात होगा। अकस्मात जाना पड़ेगा दोनों ही जगह, पिता के हमेशा के लिए चले जाने पर और कारगिल युद्ध में बुलावा आने पर। तमाम यूनिट का मूव ऑर्डर आ गया है। लड़की मीनू किचन से लेकर बेडरूम तक, बच्चों से लेकर पति तक, गांव से लौटे सामान से लेकर कल ले जाने वाले सामान तक फिसल रही। मेजर कुमार चुप है। ये लीजिए, इसे पहनाए। जानबूझकर मिसेज कुमार ने छोटे बेटे की बाह पकड़कर मेजर कुमार के आगे कर दिया है। छोटे का कपड़ा और पाउडर का डिब्बा वही रख दिया है। जीवन के किसी भी क्षण में आदमी यूं ही कैसे बैठा रह सकता है। उस क्षण से निकलना होता है, हर उस क्षण से पार जाना होता है। मेजर कुमार ने पाउडर का डिब्बा उठा लिया है और पाउडर लगाकर उछलते फिसलते टप्पा खाते बच्चों को खींच खांच करते हुए कपड़ा पहना रहे हैं। फिक्र क्यों कर रहे हैं? सुबह तक सब हो जाएगा। बस आप अपना ही बीपीटी वाला पिट्ठू और सारे यूनिफॉर्म एक बार देख ले। DMS बूट, हंटर शूज वगैरह मिसेस कुमार याद दिलाएंगे। मेजर कुमार कहेंगे, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। मन नहीं है जैसा कुछ भी। पिट्ठू लाकर उलट देंगे और एक एक चीज को वापस गिनते हुए उसी में रखने लगेंगे। जंगल यूनिफॉर्म यानी कैम्पेट ड्रेस में दिन गुजरेंगे अब तो, और वे अपनी कैम्पेट यूनिफॉर्म ठीक करने लगेंगे। मिसेज कुमार किचन से खाना लाकर मेज पर रख रही है। उनके फूलों की दोनों गेंद दिन भर इतना उछलती है कि अब सोने लगी है। मिसेस कुमार उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही है, पर दोनों खाने को तैयार नहीं है। तंग मत करो उन्हें, जाने दो। मेजर कुमार कैम्बेट पर नेम टैग लगाते हुए कहते हैं। मिसेज कुमार ने बच्चों को खिलाना छोड़ दिया है। वे सोफे पर सोए हुए छोटे को उठाते हुए कैम्बेट यूनिफॉर्म पर झुके मेजर कुमार को देखती है। मेजर कुमार उन्हें नहीं देख रहे हैं। देखते तो उन्हें रोककर खुद बच्चे को उठाने आ जाते। आपके लिए केक बना दूं ले जाने के लिए? मिसेस कुमार वापस किचन में आ गई है। वही से कहती है इतनी तेज आवाज में, जैसे मेजर कुमार बहुत दूर हो, बहुत दूर पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वही से उनसे पूछना है, वही से बतियाना है। नहीं, मेजर कुमार इतने धीरे से कहते हैं जैसे मिसेज कुमार बहुत पास हो, बिल्कुल उनकी बगल में या उनके कंधे पर झुकी हुई। तुम तो बहादुर हो। जाने कब मेजर कुमार आकर उनके पीछे बिल्कुल करीब खड़े हो गए हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, मिसेस कुमार बिना पूछे पीछे मुड़कर कहती हैं। मेजर कुमार धीरे से उनका कंधा छूते हैं और मिसेस कुमार पीछे मुड़कर झटके से मेजर कुमार के सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। मेजर कुमार धीरे से उन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं
लाल रंग की मारुति कार सीखने की जिद्दोजहद में हूँ। जल्दी में उन्होंने स्टार्ट करना और गियर बदलना बताया है। शुरू में मैं इसी सीख के बल पर गाड़ी को आगे पीछे कर लेती थी। अब हिम्मत थोड़ी बड़ी है, बाहर तक निकाल कर मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना देती, यही ना? मैं उनके पूरे वाक्य को जान लेती हूँ। पिताजी के हमेशा के लिए चले जाने के कुछ दिन पहले ही यह नई गाड़ी खरीदी गई थी। उसके बाद तो वक्त ही नहीं थमा। मेजर कुमार को कारगिल जाने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन कौन कहेगा कि वे चले गए हैं? अभी इस वक्त नहीं है, वे तो जैसे अभी अभी गए हैं, जरा सा यही मोड़ तक। आ जाएंगे, आते ही होंगे। पूरा घर वैसे के वैसे पड़ा है, उनके जूतों के निशान तक फर्श पर पड़े हैं। कौन कह सकता है कि पुराने हैं? मौसम ने सुखा दिया है, बस यही मैं पोछा नहीं लगाने देती। यह मुझे गंदा नहीं लगता, पहले लगता था जब मेजर कुमार यहाँ थे। कितनी भी मना करो कि जूते जब गंदे हो तो पीछे वाले रास्ते से जाओ, पर कहा वे हर बार भूल जाते और जैसे ही अपने जूतों के निशान देखते गिलानी से भर जाते। ओहो, फिर खुद कहते जाने दो। कहानी का प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त होता है।